मेरी भूख को ये जाने कहाँ करे, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी भर अनाज नहीं। मेरी बूढ़ी माँ को जानने कहाँ करे, क्यों गोली नहीं सुई दवा खाने, पट्टी टाँके का सामान नहीं। मैं गाना नहीं गा रहा हूँ दोस्तों, यह गीत सूचना के अधिकार अभियान के मांगों की है। यह कहानी राजस्थान के ब्यावर से शुरू हुई थी। साल 1996 में यहाँ 44 दिन के धरने के बाद सूचना का अधिकार एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना। इसमें एक नारा था, हमारा पैसा हमारा हिसाब। अतः सरकार से मांग थी कि लोग जान सके कि उसका पैसा कैसे और किस कामों में खर्च हो रहा है, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। आखिरकार साल 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना। आखिरकार साल 2000 में सूचना का अधिकार कानून बना। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों, 2005। ठीक, तो आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सूचना का अधिकार। इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये प्री मेंस हर एग्ज़ाम में इसे पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा और ध्यान से कोशिश कीजिएगा कि इसे अच्छे से समझ जाएं और हर एग्ज़ाम में आप इसे अच्छे से बना पाएँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करिए दोस्तों। सूचना का अधिकार 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले शासनिक और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सूचना के अधिकार को संविधान की धारा 19(1) ठीक दोस्तों, 19(1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया। प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसा काम कर रहा है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं और आदि। ठीक, प्रत्येक नागरिक कर का भुगतान करता है, अतः उसे यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके द्वारा कर की राशि का उपयोग कैसे किया जा रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। सूचना का अधिकार 2005 को लोकसभा में 11 मई 2005 में लोकसभा और राज्यसभा में 12 मई 2005 को। ठीक, 11 मई 2005 को लोकसभा में 11 मई 2005। ठीक दोस्तों, और राज्यसभा में 12 मई 2005 और 15 जून को राष्ट्रपति। ये डेट आप लोग याद करके रखिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक ना, 15 जून को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया, जो पूरे भारत देश में 12 अक्टूबर 2005 को पूरा देश में
पूरा देश में प्रभावी हुआ। ठीक दोस्तों, लोकसभा में 11 मई 2005 को, राज्यसभा में 12 मई 2005 को राष्ट्रपति स्वीकृत की, 15 जून 2005 को और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में प्रभावी। अब देखते हैं दोस्तों सूचना क्या है। ठीक ना, सूचना क्या है, सूचना के बारे में हम लोग पहला आप लोग हेडिंग डालिए सूचना। इसमें मैं पूरी तरह से आप लोगों को कवर कर दूंगा, कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा। आपको किसी भी प्रकार की जो भी घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछते हैं उसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें दोस्तों। और कोशिश करें कि आप लोग रेगुलर पढ़ाई करें, क्योंकि CGPSC प्री और मेंस एग्ज़ाम कंटिन्यू पढ़ाई से ही होता है। कभी आप छोड़ देंगे, अरे बाद में पढ़ूंगा, बाद में याद करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। कम से कम एक दिन में 8 से 10 घंटा ये तो मिनिमम हो गया दोस्तों, आपको देना ही पड़ेगा, तभी जाके प्री और मेंस निकल पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सूचना। सूचना से तात्पर्य है कि लोक प्राधिकारियों द्वारा या किसी लोक प्राधिकारी के अधीन सूचनाओं को जनहित में उपलब्ध कराना। सूचना के अधिकार के तहत लोक प्राधिकरण उन निकायों को कहा जाएगा जो कानून के तहत स्थापित हुए हैं, जिनके कानून को संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो। इसमें वे नियम भी शामिल हैं जिन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त हो या ऐसे नियम जिनका स्वामित्व या नियंत्रण केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गई सूचना। अब इसका हम उद्देश्य देखेंगे। सूचना के बाद में उद्देश्य, पहला तो हमने सूचना के बारे में देख लिया दोस्तों, अब देखते हैं उद्देश्य। ठीक, वही तो बात है ना, सूचना। अब इसका उद्देश्य देखते हैं दोस्तों। पहला उद्देश्य लोक प्राधिकारी के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाना और उत्पादित्व बढ़ाना। पारदर्शिता और उत्पादित्व बढ़ाना। नागरिक के सूचना के अधिकार का व्यवहारिक पद्धति स्थापित करना। अगला, एक केंद्रीय तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करना। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी लोक प्राधिकारी के क्रियाकलाप हैं उस क्रियाकलाप में पारदर्शिता लाना, उत्पादित्व को बढ़ाना, सूचना के अधिकार को व्यवहारिक पद्धति से स्थापित करना, केंद्र तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करना, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण या उसके अधीन उपलब्ध सूचना तक आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना, ये उनका उद्देश्य है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, या तो आवश्यकता के बारे में हम देखते हैं। इसकी आवश्यकता, प्रशासन को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना। प्रशासन में जनता के बीच की दूरी को कम करना। प्रशासन में जो जनता की दूरी होती है उसे कम करना। जनता की भागीदारी को भी बढ़ाना। उत्तरदायित्व या पारदर्शिता को बढ़ावा देना। प्रशासन को जनता के लिए जागरूक बनाना या भ्रष्टाचार व सरकारी पदों के दुरुपयोग को कम करना। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी दोस्तों। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों
कि सूचना के अधिकार में कुल 6 अध्याय हैं। ठीक, उस अध्याय के बारे में मैं पढ़ाते आप लोग को बताऊंगा, और जो बचा खुचा रहेगा दोस्तों उसे मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक, तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों। प्रमुख प्रावधान में सूचना का अधिकार देश में प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। कोई भी नागरिक किसी भी लोक निकाय से अपने काम की सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त सभी लोक नियमों को अपने दैनिक कार्यकलाप के संबंध में आवश्यक सूचनाओं को पढ़कर लोगों की जानकारी के लिए प्रदर्शित करना भी आवश्यक है। यह अधिनियम बहुत ही व्यापक है और इसमें सरकार से संबंधित सभी सूचनाओं को जनहित में जारी किया जाता है। यह सरकार की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सहित सभी संबंधित निकायों को सम्मिलित भी करता है दोस्तों। तो ये हो गए इसके प्रमुख प्रावधान। अब देखते हैं दोस्तों हम सूचना के अधिकार में, आप लोग नोट करते जाइएगा। मैं टोटल इसके अध्याय के बारे में बता देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5 और 6 अध्याय है। इसमें मैंने दोस्तों पॉइंट बाई 31 धाराएं तक आपको बता दिया है। आप लोग पॉइंट बाई पॉइंट लिखते जाइए। अगर इतने छोटे बोर्ड में मैं नहीं लिख सकता, इसलिए आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों। ठीक, पहले प्रारंभिक अध्याय 1 प्रारंभिक, अध्याय 2 सूचना अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, अध्याय 3 में केंद्र सूचना आयोग, अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग, अध्याय 5 में सूचना आयोग की शक्तियां और कृत अपील शास्ति, अध्याय 6 में है प्रकीर्ण, और टोटल धाराएं कितनी हैं 31। तो सबसे पहला धारा आपका जो पहला है उसे आप लोग देखिए, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, पहला। दूसरा परिभाषा, ठीक, दूसरा परिभाषा, और तीसरा आपका है सूचना का अधिकार। चौथा लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। पांचवा लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम। छठवा सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध। 7 अनुरोध का निपटारा। 8वां सूचना से प्रकट किए जाने से छूट। और 9वां कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृत के आधार। 10वां आपका पृथक्करण। 11वां पर व्यक्ति की सूचना। ठीक दोस्तों, 12वां में अध्याय 3 केंद्र सूचना आयोग में 12वां आप लोग लिखिएगा, केंद्र सूचना आयोग का गठन। उसके बाद 13 में आपका है पदावधि और सेवा शर्तें। ठीक, 14 में आपका सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। ठीक दोस्तों, उसी तरह सेम टू सेम केंद्र में है, उसी तरह राज्य में सूचना में कि इसमें राज्य सूचना आयोग का गठन, इसमें भी पद अवधि व सेवा शर्तें होगी। इसमें भी सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त, इसमें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना। ठीक, अब देखते हैं सूचना आयोग की शक्तियां और कृत अपील शास्ति अध्याय 5 में। इसमें आप 18वें में लिखेंगे सूचना आयोग की शक्ति, 19 में आपका अपील और 20 में शास्ति। 21 अध्याय प्रकीर्ण में, अध्याय 6 के प्रकीर्ण में 21 नंबर पे आप सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। अधिनियम का 22 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। 23 न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन। 24 में अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना। 25 मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। 26 में आपका समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार करना। ठीक, अब देखते हैं नियम बनाने की सुनिश्चित सरकार की शक्ति। ठीक, 28 में नियम बनाने की लक्ष्य प्राधिकारिका की
शक्ति, 29 नियम में रखा जाना, 29 में नियम में रखा जाना, और 30 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, 30 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, और लास्ट जो 31 था उसे निरसन कर दिया गया है दोस्तों, जिसमें अनुसूची, पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची थी। ठीक दोस्तों, सूचना से तात्पर्य, सूचना से तात्पर्य समझते जाइएगा दोस्तों। ठीक, इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारियों के द्वारा सूचनाएं जैसे दस्तावेज, रिकॉर्ड, सलाह, प्रेस लिपि आदि लॉग बुक समझते प्रतिवेदन तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे गए आंकड़ों से संबंधित सूचना है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अनुसार सूचना का अधिकार निम्नलिखित को सम्मिलित करता है, निम्न बातों को सम्मिलित करता है। सबसे पहले, लोक प्राधिकारी के पास मौजूद दस्तावेज और अभिलिखित निरीक्षण कर सकते हैं। दूसरा, दस्तावेज या अभिलेखों की टिप्पणी या प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, विकास कार्यों या योजनाओं में लगाई जा रही सामग्री को प्रभावित नमूने की जानकारी ले सकते हैं। डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से भंडारित की गई सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये हो गई सूचना का तात्पर्य। अब देखते हैं लोक प्राधिकरण में बाधाएं। लोक प्राधिकरण में बाधाएं, ठीक, लोक प्राधिकरण में बाध्यताएं, लोक प्राधिकरण में बाध्यताएं। ठीक, इसमें प्रत्येक लोक प्राधिकरण को इन बिंदुओं पर तुरंत सूचना का स्वयं घोषणा करना होगा। कौन से बिंदु, आइए देखते हैं कौन सा बिंदु है। पहला, अपने विभाग की विशेषता, कर्तव्य और कार्य। दूसरा, अपने अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की शक्ति और कार्य। तीसरा, विभागीय नियंत्रण से उपलब्ध सभी अभिलेखों का विवरण दोस्तों, सभी अभिलेखों का विवरण। तीसरा, अपने अधिकारी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य के निवेदन के लिए आयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, अन्य अभिलेख। ठीक, अगला, अपने द्वारा दी गई शिकायतें, परमिट या प्राधिकारी को पाने वाली व्यक्ति के नाम। अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना का ब्यौरा। ठीक दोस्तों, अपने लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पद नाम आदि व विवरण। ठीक, तो ये हो गया लोक प्राधिकारिता में बाधाएं, जिसके हमने प्रमुख बिंदुओं के बारे में देखा। अब देखते हैं सूचना प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। सूचना प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। ठीक, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में सूचना प्राप्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति लिखित में, या तो वो हिंदी होगा या अंग्रेजी आवेदन विभाग के जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी को आवेदन शुल्क 10 रुपये नकद, चालान, पोस्टल आर्डर, मनी आर्डर, स्टाम्प के रूप में दे होगा। उसके साथ स्वतः या डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेगा। कितने रुपए में दोस्तों? 10 रुपये में चालान, पोस्टल आर्डर, मनी आर्डर,
और स्टाम्प जो ज्यूडिशपल स्टाम्प के रूप में होता है दोस्तों। ज्यूडिशियल स्टाम्प इसके द्वारा प्रस्तुत होता है दोस्तों। ठीक, अब हम देखते हैं दोस्तों सूचना का अधिकार तंत्र। सूचना का अधिकार तंत्र, सूचना का अधिकार तंत्र। ठीक, जिसमें पहला जन सूचना अधिकारी, दूसरा सहायक जन सूचना अधिकारी, उसके जो तंत्र है जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी और विभागीय अपीली प्राधिकारी, चौथा केंद्र राज्य सूचना आयोग। एक बार और समझ लीजिए, पहला जन सूचना अधिकारी, दूसरा सहायक जन सूचना अधिकारी, तीसरा विभागीय अपीली प्राधिकारी और चौथा में आपका केंद्रीय राज्य सूचना आयोग। केंद्र कहो या राज्य, केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। ठीक, ये अधिकार तंत्र है। अब देखते हैं सूचना प्रदान करना या उपलब्ध कराना। प्रदान करना या तो उपलब्ध कराना, सूचना को प्रदान करना या उपलब्ध कराना। ठीक, इसमें इस अधिनियम के तहत समयबद्ध सूचना प्रदान की जाती है 30 दिन के भीतर। यदि सहायक जन सूचना अधिकारी को आवेदन किया गया है तो पाँच अतिरिक्त दिन जोड़ दिया जाएगा। यदि सहायक जन सूचना अधिकारी को आवेदन किए हैं तो 5 दिन अतिरिक्त और जुड़ जाएगा दोस्तों। यदि कोई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटों में। यदि वह सूचना किसी तीसरे पक्ष के हित संबंधित है, अधिकतम समय सीमा 40 दिन लगेगा दोस्तों। तो ये हो गई प्रदान करना और उपलब्ध कराना। अब देखते हैं इसमें दंड का प्रावधान। ठीक, दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान या तो शास्ति भी कर सकते हैं। यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह किया जाए जैसे कि आवेदन लेने से इनकार करना, तो उस आवेदन लेने से इनकार करेगा उसे दंड होगी। समय सीमा के अंदर सूचना न देने पर दंड होगा। सद्भावपूर्वक सूचना देने से इनकार करना, सद्भावपूर्वक से सूचना देने से इनकार करना, गलत या अपूर्ण या गुमराह करने वाली सूचना जानबूझकर देना, मांगी गई सूचना का नष्ट करना, किसी अन्य तरीके से सूचना देने में बाधा डालना। ऐसे परिस्थितियों में लोक सूचना अधिकारियों को 250 प्रतिदिन से लेकर 2500 रुपये दंड का आवेदन दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई दंड का प्रावधान। ठीक, हमारा अगला है हेडिंग, वे सूचनाएं जो प्रदान नहीं की जा सकती। सूचनाएं प्रदान नहीं की जा सकती। मतलब किसको सूचना के अधिकार से अलग रखा गया है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला देश की एकता और संप्रभुता के प्रभावित कर सकती है कि सुरक्षा और राजनीतिक तथा राज्य के वैज्ञानिक और आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकती है और विदेशी राज्यों के संबंध में प्रभावित कर सकती है, उसे बाहर रखा गया है। वे सूचनाएं जिसमें अपराध को बढ़ावा मिले, अगर अपराध को बढ़ावा मिलता है तो उसे सूचनाएं नहीं दी जा सकती। ऐसी सूचनाएं जो संसद के अधिकारों का हनन करती हैं।
वाणिज्यिक से संबंधित गोपनीयता, व्यापारिक और बौद्धिक संपत्ति संबंधी गोपनीयता आदि को बाहर रखा गया है। ऐसी सूचनाएं जिनके जारी होने से किसी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक सुरक्षा खतरे में आ जाए, उसे भी बाहर रखा गया है। अन्वेषण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। लोक गतिविधियों या हित से संबंध नहीं हो। ये सब सूचनाएं सूचना आयोग से बाहर, सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। तो इसे हम दोस्तों, पहला जो है सूचना के तात्पर्य में मैंने बताया, जो कुछ बुकों में इसे अध्याय 1 माना गया है। जो संक्षिप्त नाम विस्तार विवरण के बारे में है और परिभाषा है, उसे अध्याय 1 माना गया है। और इससे दोस्तों लोक प्राधिकरण में बाधाएं, जिसके बारे में मैंने सूचना का अधिकार के बारे सब के बारे में बताया, ये सबको अध्याय 2 में रखा गया है। कुछ बुकों में ऐसा दिया है, लेकिन ये भी सही है। लेकिन मैंने जो पहले अध्याय 1 से लेके अध्याय 6 तक जो मैंने आपको बताया, उससे भी आप लोग अच्छे से एक कॉपी में नोट करके उसे आप लोग रखिएगा। और पहले तो उसको याद कीजिए, फिर इसके बाद में सूचना का अधिकार के बारे में आप लोग पढ़ाई करिएगा दोस्तों, ठीक। तब हम देखते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अध्याय 3, 4, 5। मैंने अध्याय 1, 2 को भी बता दिया। अब देखते हैं अध्याय 3, केंद्र सूचना आयोग। केंद्र सूचना आयोग में क्या था दोस्तों? केंद्र सूचना आयोग का गठन। तो केंद्र सूचना आयोग के गठन में आप लोग लिखिए। केंद्र सूचना आयोग, केंद्र सूचना आयोग, उसके गठन, ठीक। पहला गठन, सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सूचना आयोग को लाया गया। उपयुक्त आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त, 10 से अधिक नहीं दोस्तों। सूचना आयुक्त एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और सूचना आयुक्त होगा। टोटल 10 से अधिक नहीं होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाएगी। समिति में कौन कौन सदस्य हैं उसके बारे में देख लीजिए। इसमें सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त होगा, सूचना आयुक्त, और अन्य सूचना आयुक्त जो 10 से अधिक नहीं होगा। लेकिन ये सबको कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ठीक है दोस्तों, सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। लेकिन अब समिति के बारे में हम लोग देखते हैं। समिति, ठीक। समिति में सबसे पहले प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, समिति में प्रधानमंत्री समिति का अध्यक्ष होगा, जो समिति की सिफारिश से की जाएगी। उसमें प्रधानमंत्री समिति का अध्यक्ष होगा दोस्तों, ठीक। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष नेता, ठीक। तीसरा, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री, जो संघ मंत्रिमंडल है जिसमें से एक मंत्री, ठीक। ये सब समिति में सदस्य में शामिल होंगे दोस्तों। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त
का जो विधि विज्ञान और प्रौद्योगिक समाज सेवा प्रबंध पत्रकारिता जन माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाला होगा मुख्य सूचना आयुक्त में। ठीक दोस्तों, सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त संबंध में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त संसद की सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग अपना कार्यकलाप केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों में प्रस्तावित होगी। तो ये रहा दोस्तों इसका गठन। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों इसकी पद अवधि और सेवा शर्तें। पद अवधि और सेवा शर्तें। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचित के लिए पात्र नहीं होगा। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें वही होगा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है और सूचना आयुक्त के होंगे जो निर्वाचन आयुक्त के हैं तथा इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा दोस्तों। ठीक, इसकी पद अवधि और सेवा शर्तें समझ गए, 5 से 65 वर्ष और जो उस निर्वाचन आयुक्त है उसके वेतन भत्ते के समान होंगे। ठीक, अब मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को हटाया जाना किसे? मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को हटाया जाना। इसमें राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा निम्न परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। पहला, दिवालिया होने पर। दूसरा, अपराध के लिए दोषी सिद्ध होने पर। तीसरा, पद अवधि के दौरान नहीं कहीं भी वैतनिक नियोजन में लगे होने पर। मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम होने पर। भारत सरकार द्वारा उसके द्वारा किसी भी संविदा या करार से संबंध होने पर। तो ये रहा दोस्तों आपका केंद्रीय सूचना आयुक्त। और राज्य सूचना आयुक्त में भी यही है। इसमें जो है राज्य सूचना आयोग में कि इसमें भी दोस्तों जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता था कि समिति की सिफारिश से, इसमें यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त करेगा समिति की सिफारिश से। उस समिति में उसमें प्रधानमंत्री था और इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष रहेगा। उसमें जो लोकसभा के विपक्ष नेता था तो यहाँ पे विधानसभा के विपक्ष नेता होगा उसमें। और इसमें मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा। उसमें भी नामनिर्दिष्ट मंत्रिमंडल का एक मंत्री था और इसमें भी है। ठीक, सेम है। इसमें राज्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधिक विज्ञान और प्रौद्योगिक समाज सेवा पत्रकारिता आदि का व्यापक ज्ञान और अनुभव हो। वे संसद का सदस्य या किसी अन्य लाभकारी पद में। ठीक, और इसके पद अवधि में भी वही है दोस्तों, 5 वर्ष से 65 वर्ष। ठीक, इसमें वहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते सेवा शर्तें वही होगा जो भारत निर्वाचन आयुक्त का है। इसमें सेम रहेगा दोस्तों। इसमें भी दिवालिया होने पर उसका पद हटाया जाएगा। अपराध के लिए दोष सिद्ध होने के कारण, पद अवधि के दौरान कहीं भी और वैतनिक नियोजन में लगे होने पर, मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम होने पर। इसमें भी वही है जो मैंने केंद्र सूचना आयुक्त में बताया, यहाँ राज्य सूचना आयुक्त में। ठीक,
पद अवधि शर्तें भी बता दिया, हटाया जाना भी बता दिया, गठन बता दिया। अब देखते हैं हम अध्याय 5 में जो सूचना आयोग की शक्तिकृत अपील शक्ति है शास्ति है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आयोग की शक्ति और कार्य दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डालिए आयोग की शक्ति और कार्य। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी व्यक्ति से निम्नांकित शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे। तो पहला, इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई है कि जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया गया है, जिससे ऐसे फीस की रकम का संदान करने की अपेक्षा की गई है जो अनुचित हो। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में। अब देख सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग वही शक्तियां प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1907 के अधीन किसी बात का विचरण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है। समन जानकारी करना व शपथ पर मौलिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज पेश करने के लिए अब उनको विवश करना, किसी न्यायालय या कार्यालय के लिए लोग अभिलेख देना। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी शक्ति, कार्य और शास्त्र के बारे में हमने देख ली। शास्त्र के बारे में तो बता चुका हूँ दोस्तों, ये उसकी शक्ति और कार्य हो गया अध्याय 5 में। अब देखते हैं उसके अपील। ठीक, लास्ट अपील देखते हैं, फिर उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। व्यक्ति को समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होने पर वह ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है। कितने दिन में? 30 दिन में। दूसरा अपील, पहले अपील के विनिश्चय वाली तारीख से 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगा। अगला अपील हाई कोर्ट में होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में। अगर 30 दिन के भीतर में अगर नहीं सुनवाई होती है, फिर उसके बाद में फिर अपील करेंगे। दूसरा 90 दिन के अंदर में नहीं सुनवाई होती है, फिर उसके बाद हम अपील हाई कोर्ट में करेंगे। अगर हाई कोर्ट के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई गलती हुई हो तो हमें कमेंट्स में बताएं दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हमारे साथ बने रहिए हम। और आज के लिए दोस्तों यहीं पे क्लास समाप्त होता है। और भी है सूचना आयोग के बारे में दोस्तों, लेकिन इससे ज़्यादा बाहर का और क्वेश्चन नहीं पूछ सकता दोस्तों। तो आप लोग अच्छे समझिएगा, मैंने केंद्र सूचना आयोग के बारे में एकदम अच्छे से बताया दोस्तों। सेम टू सेम राज्य सूचना आयोग के बारे में है, उसे इसलिए मैंने जल्दी में बता के छोड़ दिया दोस्तों, क्योंकि समय ज़्यादा ले रहा था। तो आज का दोस्तों हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।